हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम जून 2018 का पेपर 2 मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जून 2018 में आया था। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम कई सारे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस सी। 12th क्वेश्चन है, अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन ए पर्सन इज अनेबल टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। ठीक बात है, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो वो अच्छे से किसी की बात समझ भी नहीं पाएगा और ना ही सुनेगा। और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जो साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड चेंज एंड द मैसेज गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द बिलीफ, एक्सपीरियंस, गोल एंड वैल्यू हेल्ड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज। ये भी बात ठीक है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो साइकोलॉजिकल फ्रेम है माइंड का वो चेंज हो जाता है और मैसेज है वो मतलब वो अपने माइंड से ही बना लेते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों करेक्ट है और आर है वो राइट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, परसीव्ड ऑफ पेरिफेरलिटी ऑफ द चेंज एंड फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, फियर ऑफ ऑब्सोलिसेंस, फियर ऑफ इम्पोजिशन। अब आपको पता होना चाहिए कि फियर ऑफ ऑब्सोलिसेंस या फियर ऑफ ऑपोजिशन या लॉस ऑफ पावर, मतलब अब हम सोच रहे हैं कि हमारी पावर हमारे हाथ से चली जाएगी, वो किस लिए होगा, मतलब क्या होगा, क्या कारण है उसका। सोर्स तो ये है रेजिस्टेंस के या कॉपिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर कब होगा, जब रोल रीडेफिनेशन होगा एंड रीओरिएंटेशन होगा। और परसीव्ड पेरिफेरलिटी ऑफ चेंज में पार्टिसिपेशन इन डायग्नोसिस, ठीक है। एंड फियर ऑफ ऑब्सोलिसेंस में स्किल्स डेवलप्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि हम सोच रहे हैं कि हम तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं, इस टाइप का डर है, तो उस टाइम में वो क्या करेगा कि स्किल्स को डेवलप करेगा, ठीक है। मतलब जब वो सोच रहा है कि नहीं हम तो पुराने हो गए हैं, कुछ नहीं आता हमें, तो वो डेवलप करेगा स्किल्स। एंड लॉस ऑफ पावर, जब उसने सोच लिया कि उसकी पावर जाने वाली है या कुछ है, तो वो अपना रीओरिएंटेशन, उसको रीडिफाइन करेगा दोबारा से, जो एग्जैक्ट उसको आता है उसमें रीओरिएंटेशन कर देगा, नया कुछ लाएगा। और ऑब्सोलियंस मतलब पुराने हो गए तो वो डेवलप करेगा स्किल्स। और फियर ऑफ ऑपोजिशन में वो क्या करेगा, उसमें इन्वॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। देन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन। 13 तक हमने क्वेश्चन सारे सोल्व कर लिए। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ओबी का ही है। इसमें मॉडल दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मॉडल कौन कौन से होते हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, स्पोर्टिव और कोलिशियल। अब पता होना चाहिए कि ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है, उसी के हिसाब से आप इसके क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर क्या होता है कि तानाशाह का रोल प्ले करता है, मतलब वो एम्प्लॉय जो बॉस का हुक्म मानते हैं वो होता है ऑटोक्रेटिक, ठीक है। कस्टोडियल में क्या होता है, कस्टोडियल में सिक्योरिटी और बेनिफिट मतलब पैसा, वो कस्टोडियल में आएगा। नेक्स्ट स्पोर्टिव, स्पोर्टिव में क्या होता है कि हम इसमें जॉब की परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड कोलिजियल में क्या होगा, कोलिजियल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, बिहेवियर के लिए, ठीक है। ये मॉडल्स होते हैं। एक और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि बॉस की पावर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब एक तानाशाह का रोल प्ले करता है, यानी कि पुराने टाइम का मॉडल होता है ये ऑटोक्रेटिक। और इसमें इनसिक्योरिटी फील होती है और बॉस का हुक्म चलता है इसमें ऑटोक्रेटिक में। कस्टोडियल में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करता है। एम्प्लॉय बॉस की बात नहीं मानेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय है वो बॉस की बात नहीं मानेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई है। एंड इसके अंदर क्या रहता है कि मोटिवेशन फैक्टर कौन सा होता है, पेमेंट का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, इसमें मोटिवेट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड कस्टोडियल में जो मेन रिसोर्स किसका होता है, इकोनॉमिक का रिसोर्स होता है, मतलब सिक्योरिटी और बेनिफिट। एम्प्लॉय बॉस की बात नहीं मानते, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं। और जो मेन मोटिवेटर फैक्टर होता है वो क्या होता है, सिक्योरिटी और बेनिफिट। नेक्स्ट इज स्पोर्टिव, वो डिपेंड होता है लीडरशिप इंस्टेंट ऑफ द अथॉरिटी और द इकोनॉमिक रिवार्ड। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है,
लीडरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, मैनेजर एम्प्लॉय की हेल्प करता है जहां भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोलिजियल में क्या होता है, ये एक टीम कंसेप्ट है और इसमें स्पोर्टिव मॉडल से ये अच्छा है और एम्प्लॉय को पार्टनर बना लेते हैं जैसा वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, कोलीग बना लिया तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ जाएगा। स्पोर्टिव में क्या करेंगे, जॉब की परफॉर्मेंस। दोबारा से देख लो, ऑटोक्रेटिक ओबीडियंस मतलब उसका बॉस का हाँ जी हुक्मदारी करनी है। इसमें कस्टोडियल में क्या करना है कि इकोनॉमिक मॉडल है, ये सिक्योरिटी और बेनिफिट से रिलेटेड होता है। और स्पोर्टिव में क्या होता है, जॉब की परफॉर्मेंस मतलब कि मैनेजर एम्प्लॉय की हेल्प करता है जहां पर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। और कोलीग में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता है, मतलब एम्प्लॉय को एक पार्टनर बना लिया जाता है जैसा वो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following type of strike is without the consent of the official of the union? कौन सी स्ट्राइक की टाइप है जो कि ऑफिशियल मतलब कि यूनियन की कंसेंट से लेनी नहीं पड़ती, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफिशियल ऑफ यूनियन। बताओ, स्ट्राइक का पूरा चैप्टर मैंने एचआर के अंदर अप्लाई पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, वहां जाके रिवाइज कर लेना। एचआरएम की प्लेलिस्ट के अंदर है स्ट्राइक का पूरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। सबसे पहले दो टाइप के स्ट्राइक्स हैं, नेचर ऑफ इनिशिएशन, सबसे ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज में क्या होता है, इसमें यूनियन का अप्रूवल होता है और इसमें जो बिना यूनियन के अप्रूवल से होती है, इसमें यूनियन का अप्रूवल नहीं होता हो तो उसको हम अनऑथराइज्ड और वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी बोलते हैं। इसमें कोई फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं होती, कोई फॉर्मल नोटिस नहीं दिया जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, मतलब अनऑथराइज्ड स्ट्राइक भी हम इसे बोलते हैं। जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है। और वाइल्ड कैट स्ट्राइक विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन। सिंपैथी स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि एक जेनेरिक पर्पस कि हम आपके साथ हैं ये हम शो करते हैं। और स्लो डाउन स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि हम काम करने की स्पीड को स्लो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following describe the metamorphosis stage of the employee socialization? बताओ, मेटाफोरिसिस स्टेज कौन सी है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक ये सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसी के बेस पे आपको ये स्टेजेस पता होंगे एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन के। सबसे पहले बताती हूँ मैं सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि आप एक कंपनी के अंदर गए, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि एक नया पर्सन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो और वर्क स्किल्स सीखता है उस ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइज वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वर्क स्किल सीखता है उस ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए, तो उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, कई सारे स्टेजेस होते हैं एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की। फर्स्ट इज द प्री अराइवल स्टेज, सेकंड एनकाउंटर स्टेज एंड थर्ड इज द मेटाफोरिसिस स्टेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आगे के टाइम पे, प्री अराइवल स्टेज में क्या होता है, प्री अराइवल फेज में क्या होता है, एनकाउंटर में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्री अराइवल में ऑर्गेनाइजेशन में जो नया मेंबर आ रहा है वो वैल्यू और एक्सपेक्टेशन और लर्निंग अपने साथ ला रहा है। ठीक है, एनकाउंटर में एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से हम कंपेयर करते हैं। और मेटाफोरिसिस में इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स और वैल्यू को वो सीखता है और एम्प्लॉयज है वो कंफर्टेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनलाइज इट्स नॉर्म्स। ठीक है, तो ये मेटाफोरिसिस स्टेज है एम्प्लॉय के सोशलाइजेशन की। कई सारे स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं मेन, प्री अराइवल, एनकाउंटर और मेटाफोरिसिस। प्री अराइवल में तो जो खुद पहले से जो सुनने सीख रखा है वो सब कुछ ला रहा है साथ। एनकाउंटर में एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से कंपेयर किया और मेटाफोरिसिस में जो एम्प्लॉय है वो कंफर्टेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन और इसके नॉर्म्स के साथ। ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स और वैल्यू को वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एम्प्लॉय वर्क कर रहा है लॉन्गर डेज इन एक्सचेंज फॉर द लॉन्गर वीकेंड और अदर डेज ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे। यानी जब जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है लॉन्गर डेज
मतलब लंबे टाइम के लिए काम कर रहा है इन एक्सचेंज फॉर द कि उसको लॉन्गर वीकेंड्स मिले और या अदर दिन ऑफ मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कंप्रेस वर्क वीक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जब एम्प्लॉय है काम कर रहा है लॉन्गर डेज और विद द लॉन्गर मतलब उसको लंबे समय तक अन्य दिन की उसको छुट्टियां मिले, ठीक है, लंबे टाइम वो काम कर रहा है कि उसे कई और दिन की छुट्टियां मिले या कई और दिन का ऑफ मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड वर्क वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय रिलेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्प्लॉय रिलेशन में क्या इंक्लूड होता है? ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट जो कि मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, और प्रोग्राम टू प्रिवेंट एंड रिसोल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वर्क सिचुएशन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये क्या है? ये तो गलत है, सी तो। डी आएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग द रैपो बिटवीन द बॉस एंड स्टाफ। एम्प्लॉय रिलेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या एफर्ट पुट करती है अपने एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एंड एम्प्लॉय रिलेशन रेफर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू क्रिएट एंड मेंटेन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय रिलेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट एक क्रिएट करती है, मेंटेन करती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। और ये प्रिवेंट करता है और रिसोल्व करता है प्रॉब्लम जो कि वर्क सिचुएशन के ऊपर आ रही है। ठीक है, और एम्प्लॉय रिलेशन क्या करता है? प्रिवेंट करता है और रिसोल्व करता है प्रॉब्लम जो सिचुएशन के अंदर आ रही है। और ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैनेज करता है रैपो बिटवीन द बॉस एंड स्टाफ। दिस इज आंसर बी इज सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉय ऑफ और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। बताओ, पेमेंट ऑफ बोनस। अब जो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ना, ये मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक टू परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये देखो, सबसे पहले इसका जो बेसिक समझो, पेमेंट ऑफ बोनस में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तब प्राइस इंक्रीज हो गए थे और इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने खुश होकर एम्प्लॉयमेंट को बोनस देना शुरू कर दिया। तो बोनस उस टाइम पे हम 10% ऑफ सैलरी देते थे, लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो प्राइस भी कम हो गए और प्रॉफिट भी कम हो गए, तो बोनस कम देने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग गई और उससे स्ट्राइक होने लग गई। तब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में। ठीक है, तो दो मेन डिसीजन लिए गए, वो एप्लीकेबल हुए 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, एंड उसमें क्या होता था कि इसमें पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में, और पेमेंट ऑफ बोनस सबको दिया जाता था, जैसे जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है उसे भी दिया जाता था, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी दिया जाता था। और मेन इसके अंदर ये कैलकुलेटेड होता था, अगर सैलरी 7,000 से ज्यादा है तो बोनस कैलकुलेटेड होता था 7,000 ओनली। ठीक है, 70,000 से ज्यादा है तो बोनस कैलकुलेटेड होगा 7,000 ओनली। अगर उससे कम है तो एक्चुअल अमाउंट पे हम क्लियर करते थे। इसको मैंने बेसिकली पूरा का पूरा एक चार्ट के थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर समझाया हुआ है, वहां जाके देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बोनस में क्या होता है कि एलिजिबल कौन होता है? जो कम से कम 30 दिन वर्क कर रहा है इन द काउंटिंग ईयर, और डिसक्वालिफाइड कौन होगा? जो फ्रॉड कर रहा है या थेफ्ट है, वो डिसक्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, और बोनस हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बेस पे। ये मैंने कंप्लीट लेसन एचआरएम की प्लेलिस्ट में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के नेम से डाला हुआ है, वहां जाके देखना कि पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक टू परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। जब हम पेमेंट ऑफ बोनस को हम लिंक कर देते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ही एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेन शेयरिंग प्लान।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू collusion between the management and the labor representative and contain term beneficial to the management and unfavorable to the union worker। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है बताओ। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देते हैं। स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू द कोल्यूजन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर रिप्रेजेंटेटिव। जब कोल्यूजन हो रहा है किसके बीच में? मैनेजमेंट और लेबर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, और जिसके अंदर बेनिफिशियल टू द मैनेजमेंट एंड अनफेवरेबल टू द यूनियन वर्कर। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जब मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोल्यूजन हो गया, और उसके अंदर जो टर्म्स थे वो कौन कौन से थे कि बेनिफिशियल टू द मैनेजमेंट और अनफेवरेबल टू द यूनियन वर्कर। यूनियन वर्कर के लिए अनफेवरेबल था वो, और मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल था। तो उसको बोलते हैं स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो एक एक्ट के बाद कंप्लीट माना जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है किसी इवेंट पे, जैसे कोई लापता हो गया तो आपको प्राइज मिलेगा, एक्सीडेंट हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या है? एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल में क्या होता है? एक एक्ट के बाद वो कंप्लीट माना जाता है। एलिटरी मतलब जो एक इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और किसी इवेंट पे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो एलिटरी। नेक्स्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिड में क्या होता है? जो लीगल होता है लेकिन बाद में इलीगल हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट था ये, जब कोल्यूजन हो गया मैनेजमेंट और लेबर के अंदर, लेकिन जब टर्म्स थी वो मैनेजमेंट को तो बेनिफिशियल हुआ लेकिन यूनियन के लिए अनफेवरेबल गया, तो वो स्वीट हार्ट। यूनिलैटरल में क्या हुआ? जो एक एक्ट के बाद कंप्लीट माना जा रहा है उसे यूनिलैटरल। और एलिटरल में क्या हुआ कि कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है किसी इवेंट पे। इनवैलिड में लीगल होता है लेकिन बाद में इलीगल हो जाता है, उसको बोलते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब एक एम्प्लॉय विलिंग है टू गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट इज टिपिकली एक्सपेक्टेड इन हिज और हर रोल इज नोन एज। जब एक एम्प्लॉय है वो चाह रहा है कि या तो टू गो एंड बियॉन्ड व्हाट इज टिपिकली एक्सपेक्टेड इन हिज और हर रोल, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये वाले सारे टर्म्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाके देखो। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एनहांसमेंट और एम्प्लॉय एनकरेजमेंट क्या होता है। ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि जब एम्प्लॉय विलिंग है टू गो एंड बियॉन्ड व्हाट इज टिपिकली एक्सपेक्टेड in his or her role, that is the employee engagement. Next question is correct code for the following type of decision to be incorporated with the financial decision। फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन से डिसीजन होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ठीक है, ये कौन से डिसीजन होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। जिसमें सी ऑप्शन है वो तो रॉन्ग ही हो जाएगा, तो यानी कि 22 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? हमारा थर्ड ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।